Hello everyone, hope you all are fine and safe at home. So in our previous lecture we discussed about the topic Planck's quantum theory. Planck quantum theory which basically emphasizes on the particle nature of light. And today let's start with our new topic, that is atomic spectra. So what do you mean by spectra? Atomic spectra is basically the study of atoms through their interaction with इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. जब भी एटम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कांटेक्ट में आएंगे तो उस टाइम पे जो भी लाइंस ऑब्टेन्ड होगी दैट इज नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रा. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी हम लास्ट टॉपिक्स में कर चुके हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विच बेसिकली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डिफरेंट टाइप की होंगी, लाइक कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, विजिबल रेज. एंड दीज डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आर डिफर बाय देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी. तो इसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का टॉपिक किया था. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक स्मॉल पार्ट था, डेट इज विजिबल रेज. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिफरेंट रेज कंसिस्ट करेगा, बट हम जो विजिबल रेज को ही सीन कर सकते हैं. तो विजिबल रेज बेसिकली व्हाइट लाइट कंसिस्ट करती है. एंड व्हेन वी पास द व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म देन इट स्प्लिट आउट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स which is known as Vibgyor. And the splitting of white light into 7 different colors is known as dispersion of light. And the definite pattern of radiation which is observed after dispersion is known as spectrum. क्लियर है? ये आप 9th 10th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हो. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्सन ऑफ लाइट? स्पेक्ट्रम बेसिकली डिस्पर्सन ऑफ लाइट से ही रिलेट है. और जो डेफिनेट पैटर्न हमें ऑब्टेन्ड होंगे बाय डिस्पर्सन इज नोन एज स्पेक्ट्रम. And the branch of science dealing with the study of spectra is known as spectroscopy. So in this type of spectrum, when white light is passed through prism, the 7 different colors merge into another and there is no definite boundary. So that spectra is known as continuous spectra. Clear है? अब इसमें like rainbow, for example rainbow, जैसे जैसे रेनबो में अब सारे कलर्स एक दूसरे के अंदर मर्ज होंगे, हमारे पास वहां पे कोई भी फ्री स्पेस या अलग से कोई बाउंड्री सेपरेट नहीं होगी कलर की. सो ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा. एंड इफ वी स्टडी इट फॉर एटम्स देन द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा. ठीक है, व्हाइट लाइट के केस में जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आ रहा है वो जनरली कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा जिसमें कलर्स एक दूसरे में मर्ज होंगे. लेकिन अगर हम एटम्स के केस में स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं तो उसमें हमारे पास एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ना आके जनरली एक डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आएगा. डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब जिसमें कलर्स एक दूसरे में मर्ज नहीं होंगे, उसमें बीच में कुछ ना कुछ ब्लैक स्पेस या डार्क लाइंस भी ऑब्टेन्ड होंगी. दैट इज नोन एज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. सो एटॉमिक स्पेक्ट्रा बेसिकली आर ऑफ 2 टाइप. First is emission spectra, second one is absorption spectra. So let us discuss this spectrum one by one. First, emission spectra. Emission spectrum. Name indicate है, emission means the spectrum which is obtained from the emitted radiations. So when the radiation emitted from some source is passed directly through the prism and then received on the photographic plate, then the spectrum obtained is known as emission spectrum. किसी भी सोर्स से जो रेडिएशंस ऑब्टेन्ड होगी जब हम उसको डायरेक्टली प्रिज्म में से पास करवाएंगे एंड देन रिसीव्ड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, देन द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम. एमिशन स्पेक्ट्रम में जनरली क्या होगा, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किसी एटम या मोलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो जो एटम और मोलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, दीज इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब द एनर्जी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे एंड एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद फर्दर दे
jump to their higher energy state. इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, that orbit is known as ground state of electron और ground energy state. अब अगर बाहर से हम उसे हीट करते हैं, हीट करने के बाद जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, देन इट जम्प टू इट्स हायर एनर्जी स्टेट. वो अपने ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जंप करेगा और जब भी वो हायर स्टेट में जाएगा तो वो अपनी स्टेबिलिटी लॉस कर देगा. कोई भी जो एलिमेंट है वो हमेशा अपनी ग्राउंड स्टेट में जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट है उसमें ज्यादा स्टेबल रहता है. तो अब कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस वो कभी भी अनस्टेबल स्टेट में नहीं जाना चाहेगा. तो फर्दर वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, जितनी भी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है वो एनर्जी एमिट आउट करेगा एंड फर्दर जंप फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट. So whenever electromagnetic radiation interact with the atoms and molecules of matter, the electrons in these atoms may absorb energy and jump to a higher energy state by losing their stability. So in order to regain their stability, they need to move from the higher energy state to the previous lower energy state. And for these atoms and molecules emit radiation in various regions of electromagnetic spectrum. And this spectrum of radiations emitted by electron in the excited atom or molecule is known as emission spectrum. तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करेंगे अपनी एक्साइटेड एटॉमिक स्टेट और मोलिकुलर स्टेट में, that is known as emission spectrum. अब emission spectrum basically are of two type. अब ये जो two types का होगा that is on the basis of nature of source of light. जो भी radiations है वो किस source से obtained हो रही है उसके बेस पे ये further two type का होगा. First is continuous spectrum and second one is line spectra. Continuous spectrum हम already discuss कर चुके हैं. If the source of light is sun or any luminous bulb which contain white light, and we pass the white light directly through prism, then white light splits out into 7 different colors, and these 7 different colors when obtained on the photographic plate they emerge into each other. So this spectrum is known as continuous spectrum. Now second one is line spectra. Line spectra is basically because of any atom. So spectrum which contain only the line of some definite frequencies and wavelengths separated by black species, but not the lines of all the frequency and wavelength, are known as discontinuous or line spectra. Line spectrum अब नेम से इंडिकेट है जिसमें हमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की ही लाइंस ऑब्टेन्ड होगी. आप जो भी एटम ले रहे हो उसके नेचर के अकॉर्डिंग हमें उस पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ मिलेगी और उसी वेवलेंथ में हमें लाइंस ऑब्टेन्ड होंगी और बाकी सारी वेवलेंथ की जगह ब्लैक स्पेस या डार्क स्पेस होगा. क्लियर है? तो इसमें हमारे पास कंटिन्यूटी में कलर्स नहीं आएंगे, हमें सिर्फ वही कलर मिलेगा जो उस एटम का नेचर है, उसके नेचर के अकॉर्डिंग. सो इट इज नोन एज डिसकंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम. For example, in the given image, there is emission line spectrum in which we have lines of a particular color like red color, blue color और उस कलर के अलावा बाकी सारे में डार्क स्पेस है. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम. लाइन स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेन्ड होगा. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ हीटिंग सब्सटेंस. जब भी आप किसी सब्सटेंस को हीट करोगे, ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम में बेसिकली क्या है कि जो सब्सटेंस है, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट पे जंप करेंगे. ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट पे जंप करने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी और फिर फर्दर एक्साइटेड स्टेट में व्हेन दे बिकम अनस्टेबल देन दे फर्दर जंप बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट एंड एमिट द रेडिएशंस. तो उस एमिटेड रेडिएशन की वजह से स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड हो रहा है. तो अब इसमें एब्जॉर्प्शन कब आएगी? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट तभी पॉसिबल होगी जब हम कोई भी हीटिंग सब्सटेंस लेंगे.
ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम हमें सिर्फ हीटिंग ऑब्जेक्ट से ही ऑब्टेन्ड होगा। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया जो लाइन स्पेक्ट्रम्स है, लाइन स्पेक्ट्रा आर ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड फर्दर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इंडिविजुअल एटम। ठीक है, पहले एब्जॉर्प्शन होगी, देन फर्दर एमिशन होगी एनर्जी का, एमिशन ऑफ एनर्जी बाय द इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअल एटम के लिए। सो दिस स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब ये जो हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, इसमें जो हमें पैटर्न ऑफ लाइंस बन रही है, तो यहाँ पे जो हर एक लाइन है, हर एक लाइन की अपनी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी एंड फॉर ईच एलिमेंट, ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट ईच एलिमेंट गिव इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। हर एक एलिमेंट का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होगा एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट। सो इट इज ऑल्सो नोन एज फिंगरप्रिंट ऑफ द रिस्पेक्टिव एलिमेंट। जैसे ह्यूमन बींग्स में हर एक ह्यूमन बींग के फिंगरप्रिंट अलग अलग हैं, हम फिंगरप्रिंट से किसी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सिमिलरली हर एक एलिमेंट की अपना जो लाइन स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम में हर एक एलिमेंट की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ होगी। ठीक है, हर एक एलिमेंट का अपना स्पेक्ट्रम अलग होगा, तो दैट स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो नोन एज फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन कौन से स्पेक्ट्रम को कहा जाता है? इट इज नोन बाय एटॉमिक स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। For example, in this peak we have emission spectrum of 3 different elements, that is hydrogen, helium and sodium. ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए जैसे हमारे पास 3 डिफरेंट कलर्ड लाइन्स है और बाकी सारा डार्क स्पेस है। सिमिलरली हीलियम के लिए अलग वेवलेंथ में हमारे पास लाइन्स ऑब्जर्व हुई। एंड नेक्स्ट इज सोडियम। सोडियम गिव्स 2 येलो लाइन्स और बाकी सारा डार्क कलर हमारे पास मिलेगा। ठीक, तो एमिशन स्पेक्ट्रम में हमारे पास जो भी नेचर है एटम का, नेचर ऑफ एटम के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइन ऑब्जर्व होंगी और जो कि हर एक जो कलर है वो दूसरे से डिफरेंट होगा। लाइक इन दिस पिक हाइड्रोजन के लिए हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ की लाइन्स हैं, हीलियम के लिए डिफरेंट कलर्स पे लाइन्स हैं एंड फॉर सोडियम वी हैव 2 लाइन्स इन येलो रीजन। So next is absorption spectra. Absorption spectra basically क्या होगा? If the spectrum of light transmitted from a medium is taken, then it is known as absorption spectrum. Absorption spectrum में basically जो transmitted light से हमें spectrum obtained होगा, that is known as absorption spectra. अब transmitted light क्या होगी? आप इसको already 9th 10th क्लास में स्टडी कर चुके हो। What do you mean by transmission of light? Transmission of light is basically the moving of electromagnetic waves through a material. ठीक है, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट किसी मटेरियल में से पास होके आएगी, that is known as transmission of light. अब जो ट्रांसमिशन है अब उस मटेरियल के नेचर के बेस पे, अब हमने व्हाइट लाइट अगर पास करवाई है किसी भी एटम में से, तो जरूरी नहीं है कि सारी की जितनी भी हमने जिस भी वेवलेंथ की लाइट पास करवाई वो एज इट इज सारी की सारी पास हो जाए। नाउ व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ रेडिएशंस ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ। व्हाइट लाइट को सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में से पास करें तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन उसमें से येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और फर्दर अब सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से पास होके जो लाइंस हमें प्रोड्यूस्ड होंगी उसमें येलो को छोड़ के बाकी सभी कलर्स हमारे पास आएंगे फोटोग्राफिक प्लेट पे, क्योंकि येलो कलर की जो लाइट है दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। क्लियर है ये? तो जो ट्रांसमिशन है उसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ द सरफेस और एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल इन द मटेरियल। आई होप यहां से आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लियर हो गया होगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जब भी आप विजिबल लाइट को किसी भी सॉल्यूशन में से या किसी केमिकल सब्सटेंस के वेपर्स में से पास करवाओगे तो पास करवाने के बाद वहां से जो ट्रांसमिटेड लाइट डिस्पर्स्ड होगी, ठीक है, और उसका जो हम पैटर्न ऑब्टेन करेंगे फोटोग्राफिक प्लेट पे दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अब
उसमें से केमिकल के नेचर के अकॉर्डिंग व्हाइट लाइट में से कुछ वेवलेंथ की लाइट तो वो केमिकल सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लेगा, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें उस लाइट को छोड़ के, उस कलर की लाइट को छोड़ के बाकी सारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस पिक वी हैव एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ 4 डिफरेंट एलिमेंट्स, दैट इज हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, कैल्शियम। तो जब भी हम विजिबल लाइट को हाइड्रोजन गैस में से पास करवाएंगे तो वहां पे हाइड्रोजन कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा और फर्दर उसके बाद जो ट्रांसमिटेड लाइट फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें ऑब्टेन्ड होगी, उस फोटोग्राफिक प्लेट पे उस कलर को छोड़ के बाकी सारा हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। सिमिलरली इन केस ऑफ हीलियम, सोडियम, कैल्शियम। अब सोडियम का हमने एमिशन स्पेक्ट्रम में किया था कि डेट सोडियम कंटेन 2 येलो लाइंस। क्लियर है? अब ये देखो, सोडियम की टेंडेंसी है येलो कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने की, तो एब्जॉर्प्शन एमिशन में जब हमने सोडियम को हीट करके डायरेक्ट प्रिज्म में से पास करवाई लाइट, तो हमारे पास सिर्फ 2 येलो लाइंस आई। और सेम अगर हम उसका अपोजिट करें, अब अगर हम सोडियम सॉल्यूशन में से लाइट को पास करवाते हैं तो वहां से येलो लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जहां पे हमारे पहले एमिशन में 2 येलो लाइट मिली थी, अब एब्जॉर्प्शन में हमें उसी जगह पे डार्क लाइंस मिलेंगी और बाकी सारा स्पेक्ट्रम एज इट इज कंटिन्यूअस रहेगा। सो नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? आप खुद से देखिए, अभी हमने किया एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय एमिशन स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन्ड व्हेन रेडिएशन फ्रॉम अ सोर्स आर डायरेक्टली एनालाइज्ड इन द स्पेक्ट्रोस्कोप। एमिशन में हमने किया कि अगर सोर्स से कोई भी लाइट डायरेक्टली हम प्रिज्म में से पास करवा रहे हैं और उसका जो हमें प्रिंट ऑब्टेन्ड हो रहा है फोटोग्राफिक प्लेट पे, दैट इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन्ड व्हेन व्हाइट लाइट इज फर्स्ट पास थ्रू द सब्सटेंस एंड द ट्रांसमिटेड लाइट इज एनालाइज्ड इन द स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में से हम व्हाइट लाइट को डायरेक्ट प्रिज्म में से पास नहीं करवा रहे, पहले व्हाइट लाइट किसी सॉल्यूशन में से पास होगी, फर्दर सॉल्यूशन में कुछ पर्टिकुलर उसके नेचर के अकॉर्डिंग कोई पर्टिकुलर जो वेवलेंथ की लाइन है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और उसके बाद जो प्रिज्म में से लाइट ट्रांसमिट होगी उसको हम स्टडी करेंगे, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ ब्राइट कलर लाइंस separated by dark spaces, and absorption spectrum consists of dark lines in the otherwise continuous spectrum. Emission spectrum can be continuous if source emit white light. ठीक है, emission spectrum continuous भी हो सकता है अगर source white light emit करता है, और discontinuous that is line spectrum if source emit some colored radiation. ठीक है, और ये डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है अगर सोर्स कुछ कलर्ड रेडिएशन एमिट आउट करे। एटॉमिक स्पेक्ट्रम ये और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस विच कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइंस लाइक इन दिस पिक। नेक्स्ट इज एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। सो एमिशन स्पेक्ट्रम अभी हमने किया। व्हाट डू यू मीन बाय एमिशन स्पेक्ट्रम? वी नो दैट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम और अ molecule absorb energy and get excited, and then they jump from lower energy level to higher energy level. ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, हम जनरली हीटिंग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो उस केस में जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, फर्दर अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे एंड फर्दर एक्साइटेड होंगे। एक्साइटेड स्टेट में फर्दर दे जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, एंड देन दे हायर एनर्जी लेवल में वो फर्दर स्टेबल नहीं होंगे, तो स्टेबिलिटी रिगेन करने के लिए क्या करेंगे, फर्दर दे एमिट रेडिएशन एंड कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट. सो दिस फिनोमिना इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम. दिस फिनोमिना इज अकाउंट फॉर एमिशन स्पेक्ट्रम थ्रू हाइड्रोजन टू. हाइड्रोजन के लिए भी सेम फिनोमिना ही रहेगा. सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू hydrogen gas is taken in a discharge tube under low pressure,
ठीक है, जब भी हम डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को लेंगे अंडर अ लो प्रेशर, उसमें से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करवाएंगे, तो वहां से जो रेडिएशंस एनालाइज करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप. इट इज फाउंड टू कंसिस्ट अ सीरीज ऑफ शार्प लाइंस इन अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड रीजन्स. ठीक है, तो जब भी हम हाइड्रोजन गैस में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करवाएंगे और जो रेडिएशंस एमिट होंगी उसको जब आप एनालाइज करोगे, देन वी फाउंड दैट द लाइन वी ऑब्टेन्ड अ सीरीज ऑफ शार्प लाइंस इन अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड रीजन. ठीक है, एंड द सीरीज ऑफ लाइंस इज नोन एज लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है दैट हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन. हमें पता है एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है. अगर हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन लार्ज नंबर ऑफ लाइंस कैसे ऑब्टेन करेगा? और यहां पे हम कह रहे हैं दैट इट इज फाउंड टू कंसिस्ट अ सीरीज ऑफ शार्प लाइन. एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो एक्साइट होगा फर्दर अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उसमें एक ही लाइन आनी चाहिए. हाउ वी ऑब्टेन्ड अ सीरीज ऑफ शार्प लाइंस? तो इसका सिंपल सा रीजन क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब कंटेन लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. तो जब आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करवाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट अगर हम पास करवाते हैं वहां से, तो देन दीज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर एक्साइटेड स्टेट एंड give hydrogen atoms, excited hydrogen atoms, and these excited hydrogen atom contain large number of electrons, and these electrons further jump back to their excited state by absorbing radiation. ठीक है, अब यहां से लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी सारे ही एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और फर्दर एक्साइटेड स्टेट से जब वो ग्राउंड स्टेट में फर्दर जंप करेंगे तो वहां से फर्दर ग्राउंड स्टेट में जंप करेंगे तो वो डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस एमिट आउट करेंगे, जिसके बेस पे हमें सीरीज ऑफ लाइंस मिलेंगी. क्लियर है ये? सो द हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ रेडिएशंस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशन कंसिस्ट करेगा, एंड दिस सीरीज ऑफ रेडिएशंस are named after the scientist who discovered them. ठीक है, इन रेडिएशंस को हमने उसी साइंटिस्ट के नेम पे रखा है जिन्होंने इन्हें डिस्कवर किया था. सो द हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम सीरीज, जो सबसे फर्स्ट सीरीज थी वो 1885 में बाल्मर साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी. इन द ईयर 1885 ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस बाल्मर प्रपोज द फॉर्मूला फॉर correlating the wave number of the spectral lines emitted and the energy shell involved. ठीक है, जो सबसे पहले बाल्मर ने अपना फॉर्मूला प्रपोज किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे, एंड दैट इज वेव नंबर इज इक्वल टू 109677 इंटू 1/2 स्क्वेयर माइनस 1/n स्क्वेयर. बाल्मर ने जब हाइड्रोजन गैस को हीट करके या हाइड्रोजन गैस में से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करवा के जब प्रिज्म में से पास करवाया, उसके बाद जो लाइंस ऑब्टेन्ड हुई, उसने जो लाइन स्टडी की, उसने देखा कि हर एक लाइन की जो वेवलेंथ है वो ऑलमोस्ट सेम आ रही है और उसकी जो वेवलेंथ है वो इस फॉर्मूले से रिलेट कर रही है, where 2 is the ground state of the electron. That means electron is present in second orbit. और जो n है, n is the excited state. तो जो n excited state है तो n value of n is always greater than and equal to 3. And this series of hydrogen emission spectrum is known as Balmer series. And this is the only series of line in the electromagnetic spectrum that lies in the visible region. बाल्मर की एक अकेली सीरीज थी जो विजिबल रीजन में लाई करती है. The Balmer series is basically the part of hydrogen emission spectrum responsible for excitation of electron from second shell to any another shell.
ठीक है, अभी हमने किया जो 2 था यहाँ पे 2 डेट इज ग्राउंड स्टेट एंड एन इज एक्साइटेड स्टेट। तो बाल्मर सीरीज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी? रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट डेट इज 2 टू एनी अनदर स्टेट। सिमिलरली other transitions also have their own series name as Lyman, Paschen, Beckett, Pfund and Humphrey series. Here the Lyman series lie in ultraviolet region, Balmer series visible region, Paschen, Beckett, Pfund, Humphrey are lie in infrared and far infrared region. And the wavelength of all these series can be expressed by a single formula which was given by Rydberg. इन सारी सीरीज को एक सिंगल बाल्मर ने अपना अलग फॉर्मूला दिया था। तो फर्दर रेडबर्ग साइंटिस्ट आया जिसने इन सारी ही सीरीज को एक ही फॉर्मूले में एक्सप्लेन किया। दैट इज न्यू बार विच इज 1 by lambda इज इक्वल टू r 1 by n1 square minus 1 by n2 square. Where nu bar is wave number, lambda wavelength, r is known as Rydberg constant whose value is 109677 per centimeter. N1 and N2 have integral values. And for a particular series, N1 is always constant and N2 vary. Generally, N1 is the ground state of electron and N2 is the excited state of electron. तो किसी भी सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट हमेशा फिक्स रहेगी और एक्साइटेड स्टेट कुछ भी हो सकती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू इंफिनिटी। तो N2 हमेशा वेरी करेगी। दीज आर द वैल्यू ऑफ N1 और ग्राउंड स्टेट फॉर डिफरेंट सीरीज। फॉर लाइमन सीरीज द वैल्यू ऑफ N1 इज 1, सो एक्साइटेड स्टेट इज फ्रॉम 2 to infinity. For Balmer series, ground state is 2, so excited state is from 3 to infinity. For Paschen series, N1 is 3, so excited state may be from 4, 5, 6 up to infinity. Next, Beckett series. For Beckett series, ground state is 4, excited state vary from 5, 6, 7 up to infinity. Next series is Pfund series. For Pfund series, ground state is 5. So excited state may vary from 6, 7, 8 up to infinity. और यहाँ पे ये फॉर्मूला तब लगेगा जब हमारे पास हाइड्रोजन लाइक एटम्स होंगे। ठीक है, हुज एटॉमिक नंबर इज 1। जनरली अगर हाइड्रोजन से अलग है, ठीक है, देन वी टेक Z² इन दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सो फॉर या जनरल फॉर्मूला आप ये भी ध्यान रख सकते हो, लाइक फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स म्यू बार इज इक्वल टू r इंटू 1 by n1 स्क्वेयर माइनस 1 by n2 स्क्वेयर इंटू Z², वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर। तो अगर हाइड्रोजन है तो फॉर हाइड्रोजन Z इज 1, वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर हाइड्रोजन से अलग है कोई एलिमेंट, लाइक लिथियम, फॉर लिथियम Z इज 3, फॉर हीलियम Z इज 2, ठीक है, वेयर Z इज एटॉमिक नंबर। Now next, what do you mean by limiting line? Limiting line of any spectral series in the hydrogen spectrum is a line when N2 in the Rydberg formula is infinity. ये किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज में लिमिटिंग लाइन है। लिमिटिंग लाइन हम उसे तभी कहेंगे जब N2 की वैल्यू इंफिनिटी होगी। Let's try a numerical based on Rydberg formula. That is, calculate the wave number for the longest wavelength transition in the Balmer series of atomic hydrogen. Atomic hydrogen के लिए we have to calculate the wave number for the longest wavelength transition. So we know for Balmer series ground state is 2 and 1 is 2. So according to Rydberg formula, wave number is equal to r 1 by 2 square minus 1 by n2 square, where n1 is 2. And we know wave number is inversely proportional to wavelength. Wave number is equal to 1 by lambda. तो यहाँ पे है for the longest wavelength. We have to calculate the wave number for the longest wavelength. तो अगर आपकी wavelength longest है, हमें ये दोनों inversely proportional है,
वेवलेंथ अगर लॉन्गेस्ट है, मैक्सिमम है, तो आपका जो न्यू बार है वेव नंबर शुड बी मिनिमम। और ये मिनिमम कब होगा? जब N2 की वैल्यू मिनिमम होगी। और N2 मिनिमम कब होगा? हमें पता है N1 अगर 2 है तो N2 3, मिनिमम 3 ही हो सकता है। So here N2, we take N2 as 3. So when we put the value of N2 here, then wave number is equal to Rydberg constant 109677 per centimeter into 1 by 2 square minus 1 by 3 square. इसको सोल्व करेंगे, so wave number become 15,232 per centimeter, और in terms of meter it become 1.52 into 10⁻⁶ per meter. क्लियर है? ये सिंपल न्यूमेरिकल है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना, ट्राई करना। अगर कोई भी क्वेरी है सो यू कैन कमेंट अंडर दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।